खूबसूरत लोग, रहस्य और रोमांच, गर्व और सम्मान। स्थान नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ओस्लो विश्वविद्यालय का औला हॉल, जहां बहुत से दर्शक शांत बैठे मंच से बोल रही एक महिला वक्ता को सुन रहे हैं। आज मैं अपने दुख को भूलकर इस मंच पर खड़ी गर्व महसूस कर रही हूं और आप लोगों को देखकर यकीन ही नहीं कर पा रही हूं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां के लोग अजनबियों से भी इतना प्रेम करते हैं और उसके स्वागत में अपनी पलकें बिछा देते हैं। एक लंबे समय तक मैं यही सोचती रही कि क्या मैं वास्तव में इसके लायक थी, एक ऐसी महिला के लिए जिसने कभी अपने देश भारत से कदम नहीं रखा था। इतनी दूर आकर आपके सामने खड़ा होना वास्तव में बड़े सम्मान की बात है। श्रीमती अरोड़ा ने मंच के सामने बैठी सैकड़ों महिलाओं के मुस्कुराते चेहरों को देखा। उन्होंने सभागार में मौजूद सभी माताओं और पत्नियों के सहानुभूतिपूर्ण चेहरों में प्रेम और सौहार्द पाया, लेकिन अपनी आंखों की नमी को आंसुओं में परिवर्तित नहीं होने दिया। किसी मां के लिए अपने जवान बेटे को खो देने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। लेकिन अगर एक मां का बेटा विदेश में मर जाए और बाद में मालूम चले कि उसके खून में नशीले पदार्थ के लक्षण पाए गए हैं, तो मां का दुख और भी बढ़ जाता है। मैंने एक विधवा मां ने अपने इकलौते बेटे को इस देश में ही खोया, लेकिन उसकी मौत का कारण न तो ये सुंदर देश है और न ही इस देश के खूबसूरत प्यार करने वाले लोग। मुस्कुराती हुई महिलाओं के चेहरे अब खेद के चेहरे बन गए थे। कई महिलाओं की आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। मुझे अपने बेटे को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी और मामले की तह तक जाने और सच्चाई जानने का संकल्प लिया। मेरे रास्ते में कई कठिनाइयां थी। मेरे अपने देश के दूतावास ने मदद देने से मना कर दिया था। उन्होंने ऊपर शून्य में देखा और फिर मुस्कुरा दिया। लेकिन सौभाग्य से नॉर्वे ने मुझे एक हताश मां के रूप में समझा, जो अपने बेटे की मौत के पीछे की सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रही थी। मैं उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने संकट के समय मेरी मदद की। हॉल शांत था, कब्रिस्तान की तरह शांत। आज कोई शोक नहीं था, खुशी का दिन था। श्रीमती अरोड़ा न केवल नॉर्वे में बल्कि पूरे विश्व में सभी माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी। आज उन्होंने कूपर पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक पाथ टू पर्डिशन, विनाश का रास्ता का विमोचन किया था। हर तरफ उनकी किताब के चर्चे थे और सभी उस किताब को लेकर पढ़ना चाहते थे, खासकर महिलाएं जो ये जानना चाहती थी कि उस बहादुर मां श्रीमती अरोड़ा ने बेटे की आकस्मिक मौत के बाद कैसे बेटे की मौत के पीछे के कारण का पता लगाया था और कैसे खुद को जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया था। सभा घर के बाहर मीडिया के लोग बहुत ही जोश में थे। वे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सख्त मनाही थी। ओस्लो शहर अपनी गर्मी के मौसम में बहुत ही सुहावना लग रहा था। नॉर्वे एक स्वर्ग। इस उल्लेखनीय स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे में
गर्मी में यात्रियों के लिए छुट्टियों का सबसे अच्छा समय होता है। सुंदर झरनों और अद्वितीय प्राकृतिक नजारों से भरा साफ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत नॉर्वे पर्यटकों को करने के लिए बहुत कुछ प्रदान करता है। कई लोग लोफोटेन में आधी रात के सूरज के नीचे नाचने का विकल्प चुनते हैं। ये एक शानदार अनुभव है जिसका इस धरती पर हर व्यक्ति को आनंद लेना चाहिए। अगर आप न जानते हो तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि नॉर्वे के आकाश में रात के समय भी सूरज दिखता है। अन्य प्रमुख आकर्षण ट्रोम्सो में माउंटेन स्कीइंग है। ये पर्वतों के बीच पसंदीदा में से एक है। ये खास तौर पर उन लोगों को पसंद आता है जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं और खुद काफी स्पोर्टी होते हैं। इस शांतिपूर्ण पहाड़ों में स्कीइंग एक बिल्कुल अलग अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ भी कौन पसंद नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया के लोग नॉर्वे को उसके विशाल स्मोगार्सबॉर्ड के लिए पसंद करते हैं। ये उन्हें आंतरिक रूप से उनके मन और आत्मा को संतुष्ट करता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि स्कीइंग उनकी पसंद की चीज नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सैमी गांव में कुत्तों के द्वारा बर्फ पर खींची जाने वाली स्लेज गाड़ी से सवारी करने का अद्भुत विकल्प है। सैमी गांव की यात्रा एक खूबसूरत अनुभव है। लोग बहुत स्वागत करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने रहने की आदतों को पर्यटकों के साथ साझा करते हैं। वास्तव में उन ग्रामीणों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नॉर्वे में इस ग्रह के लोगों के लिए आनंद का एक अंतहीन स्रोत है जो पृथ्वी पर एक सच्चा स्वर्ग है। सबसे बेहतरीन ऑरोरा बोरेलिस, नॉर्दर्न लाइट्स या उत्तरी बत्तियां या प्रकाश है। नॉर्वे साल भर ही सुंदर रहता है। ये देश हमारे ग्रह पृथ्वी के चेहरे पर हमेशा खुश रहने वाली मुस्कान की तरह है। पुस्तक के बारे में अधिक रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे चिंतित पत्रकारों और कैमरामैनों को गर्मी की शांत मीठी मीठी हवाएं सुखद आभास करवाती हुई उनके ऊपर से और आसपास से गुजर रही थी। श्रीमती अरोड़ा ने बोतल से पानी निकाला और 2 घूंट पीने के बाद उसे बंद कर दिया। मेरे बेटे ने नॉर्वे में 3 साल बिताए और मैं खुशी से कह सकती हूं कि उसने अपने प्रवास का पूरा आनंद लिया। वो मुझसे कहा करता था, माँ, नॉर्वे में 2 सबसे अच्छी चीजें हैं जिनकी अन्य देशों को आवश्यकता है। एक निश्चित रूप से विस्मयकारी देश है और दूसरा मिलनसार लोग जो इस देश को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। श्रीमती अरोड़ा ने एक बार फिर से छत की तरफ देखा और फिर एक गहरी और लंबी सांस ली। लेकिन सर्प जन्नत में भी वास करते हैं। हॉल में मौजूद सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि श्रीमती अरोड़ा का सांपों से क्या मतलब था। ऐसे असामाजिक गंदे लोग जो नॉर्वे की स्वच्छ हवा को गंदा करते थे। किताब के विमोचन भाषण के बाद हॉल में अपनी बातों के बाद श्रीमती अरोड़ा हॉल से बाहर आ चुकी है। हॉल के बाहर श्रीमती अरोड़ा मीडिया का सामना कर रही हैं। पत्रकार, श्रीमती अरोड़ा, आपकी यह किताब किस बारे में है? श्रीमती अरोड़ा, मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि ये पुस्तक किस बारे में है। ये मेरी खोज के बारे में है, मेरे बेटे की मौत के बारे में, सच्चाई खोजने की मेरी कहानी है। रिपोर्टर, आप दुनिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? श्रीमती अरोड़ा, मेरा संदेश यह है कि एक मां को अपने बच्चे को कभी भी विक्षिप्त परिस्थितियों में नहीं पड़ने देना चाहिए और साथ ही बच्चे को
कभी नहीं कहना चाहिए। समारोह के बाद ओस्लो की सुहावनी गर्मी की हवा ने श्रीमती अरोड़ा के आबनूसी बालों को धीरे से सहला दिया। वो जानती थी कि उनका बेटा हमेशा उनके साथ है, उनकी परछाई की तरह। वो अपनी कार के पास गई और फिर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते लोगों के चेहरों की ओर मुड़ी। वो मुस्कुराई और हाथ हिलाकर सबको अलविदा कह दिया। घर कहीं और नहीं रुकना है। कार में बैठने के बाद श्रीमती अरोड़ा ने अपने ड्राइवर को निर्देशित किया। उन्होंने ईयरफोन को अपने आईपैड से जोड़ दिया और प्ले बटन दबा दिया। फ्रेडरिक डेलारू के सुखदायक संगीत ने उनके दिल को सहजता से भर दिया। उन्होंने कार की खिड़की के बाहर देखा, जबकि चालक ने उसकी BMW कार को ओस्लो की चिकनी सड़कों पर दौड़ा दिया। श्रीमती अरोड़ा ओस्लो से 27 किलोमीटर दूर रोटनेस में अपने बेटे के घर में रह रही थी। वो घर उनको संतुष्टि देता था और उनको विश्वास दिलाता था कि उनका बेटा हमेशा उनके साथ था। रोटनेस एक शांत जगह है और प्रशासनिक केंद्र निटरडल नगर पालिका होने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उन्होंने जल्द ही एक शांतिपूर्ण लेकिन उदास समाधि में खुद को खो दिया और आंखें बंद कर दी। उनको लेकर कार उनके बेटे के घर की तरफ दौड़ रही थी। 1 वर्ष पहले नई दिल्ली, भारत। दिल्ली की एक सुबह, दिन की शुरुआत हर दिन की तरह ही हुई थी। श्रीमती अरोड़ा हमेशा की तरह अपने डेस्क पर बैठी अगले दिन के दैनिक अखबार के लिए अपना कॉलम लिख रही थी। वो एक मनोवैज्ञानिक थी और जो बात उनको अपने समकक्षों से अलग रखती थी वो यह थी कि वो बहुत ही अधिक विचारशील और देखभाल करने वाली महिला थी। वो अपने रोगियों को मित्र मानती थी और कभी कभी वो अपने रोगी की दुर्दशा में इतनी उलझ जाती थी कि रोगी इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता था कि वो एक डॉक्टर थे जिसे वो लोग अपनी नजदीकी मित्र कहकर बुलाते थे। वो एक विधवा थी और उनका इकलौता बेटा राज रोटनेस, नॉर्वे में रहता था। वो काफी अकेली थी, लेकिन उनके कई दोस्त थे जिन्होंने संकट के समय कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। अपने पति की मृत्यु के बाद वह अवसाद में डूब गई थी, लेकिन यह उसके देखभाल करने वाले दोस्त ही थे जिन्होंने उनको उनके दुखों से बाहर निकाला और उनको जीवन एक नए दृष्टिकोण के साथ दिखाया। वो भी वही देखभाल करने वाली इंसान थी और उन्होंने भी कभी किसी व्यक्ति को क्रोध और शोक में नहीं रहने दिया। वो लिखने में मग्न थी कि तभी उनका फोन बजा। उन्होंने अचानक ही महसूस किया कि ये कोई स्थानीय फोन कॉल नहीं थी, क्योंकि घंटी कुछ अलग ढंग से बज रही थी। ये सोचकर के उनके बेटे का ही फोन होगा, नॉर्वे से। उन्होंने तुरंत ही फोन उठा लिया। कॉल के बाद जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला था। उनके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और वो खुद भी जमीन पर गिर गई। उनको नॉर्वे से भारतीय दूतावास से फोन आया था कि उनका बेटा, उनका इकलौता बेटा ब्रायन फॉस के पास एल्ना नदी के किनारे मृत पाया गया था। वो उठी और फोन उठाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त शीला खन्ना, एक गृहिणी, को फोन लगाया। मेरे पास एक दुखद और भयानक खबर है शीला।
श्रीमती अरोड़ा की आवाज लड़खड़ा रही थी। उन्होंने शीला से करीब 5 मिनट बात की और फिर अपने आंसू पोंछ दिए। कुछ देर बैठकर खुद को नियंत्रित करने के बाद उन्होंने दूतावास को फोन किया। 2 दिन बाद गार्डेरमन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ओस्लो। श्रीमती अरोड़ा नॉर्डिक देशों के दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे से बाहर निकले। ये शानदार हवाई अड्डा ओस्लो के 4 हवाई अड्डों में से एक है, जिसे आर्कटिक गुटमन स्टॉक द्वारा डिजाइन किया गया है। हवाई अड्डे की मुख्य कला एलेक्सिक्स है। इसमें शुद्ध स्टेनलेस स्टील की 6 स्टील की मूर्तियां हैं। हवाई अड्डे के एक किनारे पर अविश्वसनीय एडा एस्ट्रा है। यह 30,000 मीटर धागे का उपयोग करके बनाए गए बादलों और जालों की छाप बनाता है। यात्रियों के सामान लेने वाले बड़े से स्थान में स्थित मैराथन डांसर वास्तव में 2 इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का एक सेट है, जो एक व्यक्ति को नाचते हुए दिखाता है। सबसे अच्छा हिस्सा साउंड रिफ्रेशमेंट स्टेशन है, जो एक व्यक्ति के तुरंत नीचे होने पर सुखद संगीत सफलतापूर्वक बनाता है। उन्हें ठीक ही ध्वनि वर्षा कहा जाता है। श्रीमती अरोड़ा नॉर्वे के नील्स ज्वेल्स गेट में भारतीय दूतावास के लिए एक ट्रेन लेकर गई। भारतीय दूतावास नॉर्वे के रॉयल किंगडम का प्रतिनिधित्व करता था। जहाज की लंबी उड़ान से थकी हुई श्रीमती अरोड़ा दूतावास पहुंची और औपचारिकताएं पूरी की। नॉर्वे में आपका स्वागत है, काउंसलर सेवा विभाग में एक सुंदर महिला ने उनका अभिवादन किया। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं साक्षी अरोड़ा हूं। मैं नॉर्वे में भारतीय राजदूत श्री R.K. त्यागी जी से मिलने आई। मेरे पास अपॉइंटमेंट है। श्रीमती अरोड़ा ने साफ सफेद टाइल्स वाले फर्श पर अपना सामान रखते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद श्रीमती अरोड़ा और राजदूत की मुलाकात होती है। राजदूत: श्रीमती अरोड़ा, आपके बेटे के बारे में सुना। मुझे बहुत खेद है। इतने कम समय में आपने तुरंत ही यहां आकर बिल्कुल ठीक किया है। श्रीमती अरोड़ा: मेरा बेटा मर गया श्री त्यागी। मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। राजदूत: मुझे पता है। मैं समझता हूं कि यहाँ इतनी दूर तक आपके लिए पहुंचना कितना कठिन रहा होगा, इतना थका देने वाला। श्रीमती अरोड़ा: मैंने नॉर्वे का टिकट खरीदने के लिए अपने गहने बेच दिए। ऐसा क्या है जिसकी जानकारी आप मुझे देना चाहते हैं सर? राजदूत: श्रीमती अरोड़ा, मैं आपको कुछ समय के लिए आपके बेटे का शव लेने नहीं दे सकता हूँ। कई संवेदनशील मुद्दे हैं। श्रीमती अरोड़ा: क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या? राजदूत: श्रीमती अरोड़ा, आपके बेटे के खून में ड्रग हेरोइन के लक्षण थे। जांच चल रही है और आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि भारत में भी हेरोइन का सेवन कितना अवैध है। श्रीमती अरोड़ा: लेकिन मृत्यु से पहले उसके नशे में होने की संभावना हो सकती है। राजदूत: जैसा कि मैंने कहा, इसकी जांच की जा रही है। श्रीमती अरोड़ा: मैं चाहती हूं कि यह जल्दी हो जाए। वो मेरा बेटा था जो मर गया है। मैं इस अजीब देश में क्या करूंगी? मैं स्पष्ट रूप से अमीर नहीं हूं इस देश के उच्च जीवन स्तर को वहन करने के लिए। श्री त्यागी। राजदूत: श्रीमती अरोड़ा, मैं आज दोपहर नई दिल्ली के लिए आपकी वापसी की उड़ान की व्यवस्था कर सकता हूं। जांच पूरी होने के बाद हम आपके बेटे का शव सौंप देंगे। श्रीमती अरोड़ा गुस्से में थी। वह उठ खड़ी और दहाड़ने लगी। श्रीमती अरोड़ा: श्रीमान त्यागी, मेरा बेटा मर गया है और मैं टूट गई हूं, लेकिन यहां तक आई हूं आपकी फालतू बातों को सुनने को नहीं।
बल्कि अपने बेटे के लिए मैं यहां आई हूं। मैं बाहर जा रही हूं और मैं खुद सच्चाई का पता लगाऊंगी, और मैं नहीं चाहती हूं कि आप मुझे मेरे बेटे का शव दिखाएं। मैं अपने बेटे के मृत चेहरे को उसकी आखिरी याद के रूप में नहीं रखना चाहती हूं। वो कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाई। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित दूतावास से बाहर निकली। उसी शाम को, उस शाम बाद में, जब वह अपने होटल से में गर्म स्नान कर रही थी, उनको एडिलेस नाम की एक महिला का फोन आया, जिसने दावा किया कि वह उनके बेटे राज की करीबी दोस्त थी। श्रीमती अरोड़ा, मुझे आपसे कुछ कहना है, उसने कहा। रात 8 बजे मुझे काजुन कैफे में मिले। श्रीमती अरोड़ा ने इस तरह की घटनाओं की उम्मीद नहीं की थी। इस समय तक उन्होंने बेटे के शव के साथ उड़ान भरने की योजना बना ली थी। गली से पैदल चलकर जाते हुए उन्होंने पाया कि नया देश बहुत सुखद और खूबसूरत था। लोग उन्हें हमारे देश में आपका स्वागत है कहने के साथ मुस्कुरा रहे थे। वो वापस मुस्कुराई। भले ही राज की मौत ने उनको आंतरिक और भावनात्मक रूप से झकझोर दिया था। गर्मी के मौसम की ठंडी हवा अपने आप में एक अजूबा थी। राजधानी होते हुए भी शहर अधिक आबादी वाला नहीं था और सड़कें चौड़ी थी। वो चेहरे पर मुस्कान लिए चलती रही और अपनी दयनीय स्थिति को छिपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। शाम 7 बजे काजुन कैफे। वो हर मोड़ पर लोगों से दिशा निर्देश लेती हुई काजुन कैफे पहुंच गई। सड़क के किनारे वो एक बहुत ही खूबसूरत कैफे था, जिसमें कैफे के बाहर ही लोगों के बैठने की खुले आकाश के नीचे व्यवस्था थी। उनके लिए वो एकदम नया नजारा था। लोग उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। एडिलेस उस कैफे के बाहर ही उनका इंतजार कर रही थी और उसने श्रीमती अरोड़ा को पहचान लिया और अभिवादन किया। हेलो, मैं एडिलेस हूँ। आप जरूर श्रीमती अरोड़ा होंगी। आपका बेटा बिल्कुल आप जैसा दिखता था। श्रीमती अरोड़ा ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उस महिला की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। उन्होंने मुफलेटा और गंबो, खाद्य और पेय पदार्थ का ऑर्डर दिया। श्रीमती अरोड़ा, राज मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था। उस महिला ने श्रीमती अरोड़ा को उसके बगल में बैठे एक लड़के से मिलवाया। वो लगभग 20 वर्ष का काफी लंबा तगड़ा लड़का था। उसके काले बाल और फ्रेंच दाढ़ी थी। उस महिला ने फिर कहा, ये रॉन है, राज का सबसे अच्छा दोस्त। श्रीमती अरोड़ा, राज ने यहां से कुछ दूर एक कस्बे नोरिमसुंड का दौरा किया था। मैं उनके साथ था। वहां मरहबा नाम का एक क्लब है। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हमारा एक मित्र हमें वहां ले गया था, छुट्टी के दिन थोड़ा घूमने फिरने के लिए। रॉन सीधे श्रीमती अरोड़ा की आंखों में देखते हुए बोला। जब हम वहां गए तो हमें पता चला कि ये एक अवैध क्लब था और हीरोइन, नशीला पदार्थ, वहां आराम देने वाली दवा के रूप में खुलेआम प्रयोग की जा रही थी। हम जल्द से जल्द उस अवैध क्लब से निकल जाना चाहते थे, लेकिन हमारे दिमाग ने हमें नहीं जाने दिया। हमने सोचा कि नशे का सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने से क्या होगा, लेकिन मैं ये कैसे अनुमान लगा सकता था कि इससे मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो जाएगी। रॉन ने एक गहरी सांस ली। श्रीमती अरोड़ा ने दूर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बस एक गलती ने उनके बेटे को उनसे हमेशा के लिए दूर कर दिया था। रॉन ने बोलना जारी रखा। घंटों तक नशे में रहने के बाद मैंने राज की तलाश की। उसकी कार भी गायब थी। मैं राज को खोजने की स्थिति में नहीं था। मैं बस अपने दोस्त की कार में सो गया था उस रात को।
सुबह मैंने खुद को अपने बिस्तर पर पाया और अगली बात जो मैंने उसके बारे में सुनी वो पुलिस की ओर से थी। उसके शरीर पर चाकू के निशान के बारे में क्या कहोगे तुम? श्रीमती अरोड़ा ने पूछताछ की। यही तो मैं सोच रहा हूं, लेकिन मैं आपको नॉरिम सुन के उस क्लब में ले चलूंगा। रॉन ने अपनी कार की उंगली की और इशारा करते हुए खड़ा हो गया। नॉरहेमसुंड, नॉर्वे। नॉरहेमसुंड एक सुंदर शहर है जो बर्गन के पास हार्डगरफर्जॉर्ड के बीच में सुंदर प्रकृति से घिरा हुआ है। श्रीमती अरोड़ा को इस जगह का मनोरम दृश्य बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कार से स्टेन्स फॉल्सन जलप्रपात का विस्मय में डालने वाला दृश्य देखा। आप जैसी प्यारी मां पाकर राज्य भाग्यशाली था। श्रीमती अरोड़ा को देखकर रॉन मुस्कुराया। आप अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए भारत से इतनी लंबी यात्रा करके आई है। मैं एक मां के रूप में असफल रही रॉन। मुझे कुछ करना चाहिए था। श्रीमती अरोड़ा की आंखें उदास आंसुओं से भर गई। उन्हें नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, कहां जाना है। श्रीमती अरोड़ा सभी आपकी मदद करेंगे, रॉन ने आश्वासन दिया। आप जानते हैं कि राज हमेशा बहुत ही चिंतित और सोचने वाला बच्चा था। एक बच्चे के रूप में भी वो कई प्रयोग किया करता था। बहुत ही प्यारा बच्चा था। श्रीमती अरोड़ा की आवाज में दर्द था। एक बार ये बेचारी औरत हमारे घर की चौखट पर थी और राज ने मुझे बिना बताए मेरे कपड़े उसे दे दिए। वो बहुत ही दयालु था और सबकी मदद करता था। मुझे बस उसकी बहुत याद आती है। राज के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए रॉन मुस्कुराया। राज अक्सर अपनी मां के बारे में बात करता था। एक दिन राज ने बातों ही बातों में रॉन से कहा था, जानते हो रॉन, मेरी मां के मेरे लिए कुछ भी बलिदान कर सकती है। शायद एक दिन मैं अपनी मां को एक बड़ा घर खरीद कर दूंगा। रॉन की आंखें मार्मिक आंसुओं से भर गई। उसने श्रीमती अरोड़ा को देखा जो विशाल सुंदर घास वाली भूमि को देख रही थी। वे मरहबा क्लब पहुंचे जो अब पुलिस अधिकारियों से भरा हुआ था। यह एक पुरानी इमारत की तरह लग रहा था। श्रीमती अरोड़ा एक महिला पुलिस अधिकारी के पास गई। क्षमा करें, मैं श्रीमती अरोड़ा हूं। महिला अधिकारी मुस्कुराई और अपनी फाइल की जांच की और श्रीमती अरोड़ा की आंखों में देखा, मानो कह रही हो कि मुझे आपके बेटे की मृत्यु के लिए वास्तव में खेद है। हेलो, मैं मुख्य निरीक्षक असदीस। मुझे आपके बेटे की मृत्यु के लिए वास्तव में खेद है। जब हम आपके साथ हैं श्रीमती अरोड़ा, मैं यहां आपके बेटे की मौत की जांच कर रहा हूं। रात का खाना। असदीस का निवास, नॉरहेमसुंड। श्रीमती अरोड़ा ने देखा कि असदीस का निवास अपने आप में एक अद्भुत पुराना नॉर्वेजियन घर था। इस घर की छत पर घास थी जो टर्फ को नीचे रखे हुए थी। छत स्लेटिंग प्रकार की थी जिसे स्लेट की छत कहा जाता था। लकड़ी के पैनल थे और घर को लाल, नीले और पीले जैसे मजबूत रंगों से रंगा गया था। श्रीमती अरोड़ा ने जिन घरों को देखा था उनमें से अधिकांश शुद्ध सफेद रंग में थे। घर दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर था। श्रीमती अरोड़ा ने जिन घरों को देखा था उनमें से लगभग सभी घरों में डेक कुर्सियों और लटकते बर्तनों के साथ सूरज की तरफ एक आंगन या बैल्कनी थी। ये घर वाकई आकर्षक थे। ये मामला बहुत गंभीर है श्रीमती अरोड़ा। मीडिया ने इस मामले को पकड़ लिया। आप बहुत बहादुर हैं कि सच्चाई की तलाश में इतनी दूर आ गई। असदीस ने श्रीमती अरोड़ा को एक सिगार की पेशकश की।
मैं जानना चाहती हूं कि मेरे बेटे की मृत्यु क्यों हुई। श्रीमती अरोड़ा ने अजदीस की ओर देखा। श्रीमती अरोड़ा, आपके बेटे को नशा दिया गया था। ये नशीली दफाओं का धंधा माफियाओं द्वारा किया जाता है। तेज हवा और उत्तरी सागर के तेल के पैसे ओस्लो के खूबसूरत शहर की ओर जाने वाली तस्करी के मार्ग फिर से खुल गए और नॉर्वे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क में एक प्रमुख गंतव्य है। मध्य और उत्तरी यूरोप में वितरित किए जाने से पहले अफीम को अफगानिस्तान से तस्करी करके हीरोइन में बदल दिया जाता है, जिसे बुल्गारिया और रोमानिया के माध्यम से अल्बानियाई सर्बियाई गिरोहों द्वारा लाया जाता है। इस साल हमारे एक छापे में हमने लगभग 150 पाउंड हेरोइन जब्त की। पिछले वर्ष में सबसे बड़ी जब्ती का दोगुना। श्रीमती अरोड़ा का मुंह खुला हुआ था। उन्होंने रॉन को देखा। रॉन भी उतना ही हैरान था। ये बहुत ही बड़ा अपराध है, आप दोषियों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? श्रीमती अरोड़ा ने मासूमियत से पूछा। ये इतना आसान नहीं है श्रीमती अरोड़ा, और ये माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को इस गंदगी से दूर रखें। कुल मिलाकर समाज दोषी है। हर देश के चेहरे पर कोई ना कोई दाग जरूर होता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं अजदीस। श्रीमती अरोड़ा ने अपना सर हिलाया और उस भ्रष्टाचार को याद करने लगी जो भारत में इतने बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन आप चिंता न करें श्रीमती अरोड़ा, हमने सुश्री एडेलिस से पूछताछ की है, जो उस रात आपके बेटे के साथ मरहबा क्लब में थी। मुझे लगता है कि हम रॉन से पहले ही पूछताछ कर चुके हैं। अजदीस ने रॉन को देखा। रॉन मेरे बेटे की तरह है, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। श्रीमती अरोड़ा को देखकर मुस्कुराई और वो भी मुस्कुरा दिया। जो कुछ भी सुश्री एडेलिस कहती हैं कि वो हमें सच बताएंगी, हालांकि हमें पुलिस के तरीकों से उनसे पूछताछ करनी पड़ी। मुझे लगता है कि वो जानती हैं कि ऐसे किसने किया होगा। पुलिस के उस बड़े अफसर ने श्रीमती अरोड़ा को आश्वासन दिलाते हुए कहा। अजदीस निवास के बाहर श्रीमती अरोड़ा और रॉन अजदीस द्वारा पेश किए गए अच्छे रात्रि भोग से लौट रहे थे। अचानक रॉन उछल पड़ा। श्रीमती अरोड़ा, राज ने कहा था कि वो मरहबा से नॉर्ड कैंप जाने की योजना बना रहा था। वो यहाँ से दूर नहीं है। हो सकता है कि आपको वहां कोई सुराग मिल जाए। तुमने वहां क्यों नहीं बताया? श्रीमती अरोड़ा ने रॉन से सवाल किया। मैं नहीं चाहता था कि मीडिया हमारा पीछा करे, क्योंकि जहां पुलिस जाती है मीडिया उसका अनुसरण करता है। हमें जल्दी करना चाहिए। नॉर्ड कैप 310 मीटर ऊंची चट्टान है और यूरोप का सबसे उत्तरी बिंदु भी है। पुराने दिनों में ये वो जगह थी जहां सामी लोग बलि की प्रक्रिया करते थे। प्रभात के समय नॉर्ड कैप, नॉर्वे। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहां कुछ मिलेगा, श्रीमती अरोड़ा ने थककर कहा। मुझे पता है कि आप नहीं रुकेंगी श्रीमती अरोड़ा। मैं आपको मारने के लिए यहां लाया हूं। सचमुच? क्या तुम मुझे वैसे ही मारोगे जैसे तुमने मेरे बेटे को मार डाला? तुमने किया, मुझे पता है। श्रीमती अरोड़ा रॉन को देखकर मुस्कुराई। सुबह की ठंडी हवा तेजी से उनके आसपास और ऊपर से गुजर रही थी। सूरज ऊपर आ रहा था। आपको कैसे मालूम? रॉन चौंक गया और हैरानी से श्रीमती अरोड़ा को देखने लगा। मैं एक मां हूं रॉन। मैं पहली नजर में ही समझ गई थी कि तुम कुछ छुपा रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रॉन अपने घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा, अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर। श्रीमती अरोड़ा, आप अब भी मेरे साथ इतने प्यार से बोल रही हैं।
आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती हैं, जबकि आपको ये मालूम चल चुका है कि मैंने ही आपके बेटे को मारा है। मैं एक पापी हूं, मैं एक अनाथ हूं और अनाथालय में पलकर बड़ा हुआ हूं। मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। आप अकेली औरत हैं जिसने मुझे कभी बेटा कहा। रॉन की आंखें आंसुओं से लाल थी और उसका चेहरा अपराध बोध से ढका हुआ था। तुम अब भी मेरे बेटे की तरह हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, ये सिर्फ मेरी किस्मत थी। रॉन खड़ा हुआ और अपने आंसू पोंछने लगा। श्रीमती अरोड़ा, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपके बेटे को मार डाला क्योंकि मैं पूरी तरह से नशे में था। उस रात में क्लब में किसी छोटी बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था और मैंने मार डाला और उसकी कार ले ली और उसके शव को ओस्लो में नदी के किनारे फेंक दिया। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने क्या किया था। अगली सुबह जब एडेलिस ने मुझे बताया कि मैंने क्या किया था, मैंने एडेलिस से वादा लिया था कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। रॉन ने श्रीमती अरोड़ा का हाथ पकड़ लिया। मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपराध बोध से खुद को पागल कर दूंगा। ये कहकर और इससे पहले कि श्रीमती अरोड़ा उसको सांत्वना देने के लिए कुछ भी बोल पाती, वो चट्टान से नीचे कूद गया। नीचे गिरते हुए लड़के के मुंह से दूर होती हुई आवाज आ रही थी, श्रीमती अरोड़ा, श्रीमती अरोड़ा। श्रीमती अरोड़ा जाग गई। उनके ड्राइवर की आवाज थी, श्रीमती अरोड़ा, आपके बेटे का घर आ गया है। धन्यवाद पीटर। वो अपनी कार से बाहर निकले। उनकी निगाह ने पेड़ के पास खड़ी एक फीकी आकृति को देखा। ये उनके बेटे की छायादार आकृति थी। शुभ रात्रि बेटा, ये कहकर वो अपने बेटे के नॉर्वे वाले घर में प्रवेश कर गई। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।